Hello everyone, welcome back to Biologics. This is lecture 2 of sexual reproduction in flowering plant. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के लेक्चर 2 में जाने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये लेक्चर मैंने ऑलरेडी वन शॉट के फॉर्मेट में रिकॉर्ड कर रखा था, बट ड्यू टू सम एडिटिंग मिस्टेक्स इसका बहुत बड़ा पार्ट जो है मुझसे डिलीट हो गया है। तो अब मुझे जितने भी डिलीटेड पार्ट है उनको फिर से रिकॉर्ड करके आपको हर दिन वीडियो प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। ऑल्सो आपको ये जो लेक्चर है ये सारा एनसीईआरटी बेस्ड है, तो आपको हर लाइन इसमें कवर्ड मिलने वाली है। लास्ट के वीडियो में, लास्ट के लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में हमने सारा एंथर का पार्ट कंप्लीट कर लिया है। एंथर के बारे में इन डेप्थ नॉलेज हमने ले ली है। तो अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट वाले टॉपिक से। चलिए, आई होप आपको लास्ट टॉपिक समझ में आया होगा। हमने स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया देख लिया है, तो अब हम देखते हैं कि माइक्रोस्पोर जो है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या होने वाला है भाई? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब देखिए, अब जो है आप बायोलॉजी में कहीं भी एक वर्ड सुन ले जिसका नाम क्या है, जेनेसिस, तो आपने समझ जाना है जेनेसिस यानी कि जनरेशन या फिर फॉर्मेशन। जनरेशन या फिर फॉर्मेशन किसका मतलब होता है? जेनेसिस का मतलब होता है। जेनेसिस के साथ आपको यहाँ पे एक और वर्ड अटैच दिख रहा है, क्या है? माइक्रोस्पोर। क्या है भाई? माइक्रोस्पोर। यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हम किसका फॉर्मेशन देखने वाले हैं? माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन देखने वाले हैं। तो पहले हम एक बार एक काम करते हैं, डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है? तो डेफिनेशन ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम pollen मदर सेल। ठीक है, यानी माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन किससे भाई? हमारे पोलिन मदर सेल से। माइक्रोस्पोर का जब हम फॉर्मेशन करते हैं किससे? हमारे पोलिन मदर सेल से। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। हमारे पोलिन मदर सेल को हम लोग पीएमसी भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज ऐड कर देना कि हमारे माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन पोलिन मदर सेल से बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। आई होप आपको मियोसिस की प्रोसेस याद होगी। मियोसिस एक टाइप ऑफ डिवीजन है, माइटोसिस एंड मियोसिस। अगर किसी ने पढ़ा होगा तो उसको पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप यहाँ पे क्या चीज आपको याद होनी चाहिए, ये चीज आप यहाँ पे समझ लीजिए कि जब एक सेल मियोसिस करता है तो वो 4 सेल्स को गिव राइज करता है। ठीक है, और अगर पहला सेल डिप्लॉयड होगा तो अगले वाले सेल कैसे होंगे भाई? हैप्लॉयड होंगे। आई बात समझ? अगर किसी को ये चीज याद है बहुत अच्छी बात है, आपको आगे की चीज समझ में आ जाएगी। वरना अगर किसी चीज को ये चीज पता ही नहीं है कि मियोसिस और माइटोसिस क्या है तो बड़े ही बुरे सिचुएशन में है आप। पर आप यहाँ बस इतना याद रखिए कि अगर कोई सेल मियोसिस की प्रोसेस करता है तो एक सेल से 4 सेल बनते हैं आपके। इतना चीज आप याद रखिए। अब हम जरा आते हैं एक चीज पे, मैं यहां से लिखना स्टार्ट करती हूँ। ये जरा बताइए मैं क्या बना रही हूं। ये मैंने बनाया है क्या? एक यंग एंथर। क्या बनाया भाई? एक यंग एंथर। इसके अंदर जो आप ये 4 चीजें देख रहे हो, ये क्या है आपके? स्पोरोजीनस टिश्यू। क्या है भाई? क्या है ये आपके? स्पोरोजीनस टिश्यू। अब मुझे बताइए कि आपके बॉडी में कई सारे टिश्यूज है, राइट? कई सारे टिश्यूज है, तो क्या ये सारे टिश्यूज एक एक सेल से बने हैं? है ना? यानी कि सबसे पहले एक सेल आता है, सेल का एग्रीगेशन होता है, उससे टिश्यू बनता है, टिश्यू का एग्रीगेशन होता है, उससे ऑर्गन बनता है, ऑर्गन का एग्रीगेशन होता है, ऑर्गन सिस्टम, और फिर एक ऑर्गन से मिसाइल। तो बात की बात है। मुझे बताइए एक टिश्यू क्या सेल के एग्रीगेशन से बनता है? बिल्कुल बनता है। तो क्या इस स्पोरोजीनस टिश्यू के अंदर भी वेरियस सेल्स होंगे? वेरियस या फिर मेनी सेल्स होंगे? मेनी सेल्स होंगे, बिल्कुल होंगे। अब देखिए जरा, ये जितने भी सेल्स है ना, जितने भी सेल्स है, इन सभी सेल्स के पास एक एबिलिटी होती है। क्या एबिलिटी होती है? एबिलिटी कि ये फॉर्मेशन कर सकते हैं ऑफ माइक्रोस्पोर। किस चीज का फॉर्मेशन कर सकते हैं? माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कर सकते हैं, इस चीज का, यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि देखिए, फिर एक बार देखिए, ये है आपके स्पोरोजीनस टिश्यूज। ठीक है, स्पोरोजीनस टिश्यू अगर मैं बोल रही हूँ तो इसके अंदर मेनी सेल्स होंगे। अब इसके अंदर जितने भी सेल्स है, उनके पास एक एबिलिटी हो, किस चीज की? किस चीज की एबिलिटी? फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर की।
आई बात समझ? पक्का? यानी कैन परफॉर्म माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? पक्का? अब देखिए इसको जरा ध्यान से देखना, ठीक है? ये जितने भी सेल्स हैं, क्योंकि इनके पास ये बहुत स्पेशल एबिलिटी होती है कि माइक्रोस्पोरोजेनस टिश्यू के हर सेल माइक्रोस्पोर को जनरेट कर सकते हैं, यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस परफॉर्म कर सकते हैं। तो इनके हर सेल को हम लोग एक नाम से बुलाते हैं, जिसका नाम क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पॉलन मदर सेल भी आप उसको बोल सकते हैं। इतनी बात समझ में आई? अब ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ये एक प्रोसेस करते हैं जिसका नाम है मियोसिस। जिसका नाम क्या है भाई? मियोसिस। मान लीजिए कि ये बहुत सारे सेल थे, इनमें से एक सेल मैंने उठाया कोई भी, ठीक है? ये स्पोरोजिनस टिश्यूज थे, इसमें मान लीजिए कि 100 सेल्स है, मान लीजिए, ठीक है? 100 सेल में से कोई भी एक सेल मैंने उठाया, उसको क्या मैंने बोल दिया? माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्योंकि मैं 100 सेल में से कोई भी सेल उठाऊं, सारे के सारे माइक्रोस्पोर को जन्म दे सकते हैं, ठीक है? तो वहां से कोई भी एक सेल में उठाऊंगी, उसको क्या बोल दूंगी? भाई तू मियोसिस कर ले। तो इसने मियोसिस कर लिया। मियोसिस में मैंने आपको बताया कि एक सेल से 4 सेल बन सकते हैं, तो यहाँ पे भी कितने सेल बन जाएंगे? 4 सेल बन जाएंगे। पक्का? पक्का बन जाएंगे। अब ये जो 4 सेल्स है ना, इन 4 सेल्स को मैं क्या बोलती हूँ? माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या बोलती हूँ भाई? माइक्रोस्पोर टेट्राड। आई बात समझ? पक्का? अब ना ये देखिए, ये आपका यंग एंथर था, ठीक है? जैसे आप छोटे होते हो तो आप कभी ना कभी तो बड़े होते हो, आप कभी ना कभी मैच्योर होते हो, आप कभी ना कभी डेवलप होते हो। पक्का? वैसे ये जो एंथर, ये हमेशा हमेशा ऐसा ही रहेगा क्या? नहीं, ये आगे जाके डेवलप होगा। सही बात है? है ना? यानी कि ये जो आपका छोटा सा एंथर है, ये जो आपका छोटा बच्चा एंथर है, ये क्या हो जाएगा? आगे डेवलप हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा भाई। ये थोड़ा मैं इसको अच्छे से बनाती हूँ। ऐसा दिखने लगेगा क्या? यहाँ पे आपके स्पोरोजिनस टिश्यूज के सेल्स हैं बहुत सारे, ठीक है? अब ये मैं ऐसा क्यों बना रही हूँ, इसके बारे में तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ, लेकिन अभी फिलहाल आपको ये याद रखना है कि ऐसा कुछ आपका दिखता है। डायग्राम तो मैं क्या ही बोलूँ, मेरी डायग्राम तो जबरदस्त होती है हमेशा, लोगों से बिल्कुल अलग, समझ में ही ना आए ऐसी। ठीक है, देखिए यार, ये आपका पुराना यंग एंथर था, यानी छोटा वाला एंथर, जो बच्चा था, जो मैच्योर नहीं हुआ था, जो अच्छे से डेवलप नहीं हुआ था। लेकिन जैसे एंथर डेवलप और मैच्योर हो गया तो कुछ ऐसा दिखने लगा। क्यों ऐसा दिखने लगा? बहुत अच्छा रीजन है। ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड होते हैं ना, ये जब बनते हैं तब एक क्लस्टर में प्रेजेंट होते हैं। आई बात समझ? क्लस्टर में प्रेजेंट होना यानी एक दूसरे के साथ प्रेजेंट होना। लेकिन जब एंथर डेवलप होता है तो ये भी कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? पॉलन ग्रेन। किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं भाई? पॉलन ग्रेन में। अब मान लो कि अगर एक स्पोरोजिनस टिश्यू के पास 100 सेल्स भी हो, 100 ही सेल्स भी हो, मैंने बोलना चाहिए, अगर सिर्फ और सिर्फ 100 सेल्स है, तो वो लोग एक सेल 4 को गिव राइज करेंगे। तो जितने भी चारों माइक्रोस्पोरेंजियन, जितने भी चारों स्पोरोजिनस टिश्यू है, उनके अंदर जितने भी सेल्स है, वो सारे के सारे 4-4 सेल्स को डेवलप करेंगे। यानी नियर टू 1000 पोलन ग्रेन आपको देखने के लिए मिलेगा। सही बात है? क्यों? क्योंकि नियर टू 1000 माइक्रोस्पोरेंजिया देखने के लिए मिलेगा। सारे माइक्रोस्पोरेंजिया जब डेवलप करेंगे तो एक पोलन ग्रेन बनाएंगे। तो नियर टू 1000 पोलन ग्रेन आपको देखने के लिए मिलेगा जब आपका एंथर क्या हो जाएगा? मैच्योर हो जाएगा और डेवलप हो जाएगा। आई बात समझ? मुझे लगता है मुझे एक बार फिर से समझा देना चाहिए। जब आपका एंथर छोटा था, ठीक है, तो एंथर में कुछ चीजें हुई थी, जैसे कि इसके स्पोरोजिनस टिश्यूज होते हैं, इसमें बहुत सारे सेल थे। सारे सेल के पास ये एबिलिटी थी कि वो लोग माइक्रोस्पोर को क्या कर सकते थे? गिव राइज कर सकते थे। इस वजह से सारे सेल्स को हमने एक नाम दिया था, माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पोलन मदर सेल। इतनी बात समझ में आई? अब इस पोलन मदर सेल ने क्या किया, या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल ने क्या किया? मियोसिस किया। मियोसिस करने के बाद इसने एक सेल से कितने सेल बनाए भाई? 4 सेल बनाए। ये चारों सेल किसमें प्रेजेंट थे? क्लस्टर में प्रेजेंट थे। ये क्लस्टर को हम लोग क्या बोल रहे थे? माइक्रोस्पोर टेट्राड। इतनी बात समझ में? ये कब हुआ? जब आपका एंथर कैसा था? यंग था, छोटा था। अब ये एंथर जो ये डेवलप करेगा, मैच्योर होगा, बड़ा एंथर बड़ा हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पे क्या बोल रही हूँ मैं कि डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ एंथर। जब एंथर छोटे से बड़ा हुआ तब ये माइक्रोस्पोर टेट्राड भी क्या हो गया? माइक्रोस्पोर टेट्राड ना होके अब ये क्या हो गया है?
पॉलन ग्रेन हो गया। आई बात समझ? अब मैंने यहाँ पे सिर्फ एक सेल बनाया, तो क्या इन सभी में से सिर्फ एक सेल ने माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाया होगा? बिल्कुल नहीं, सारे सेल्स ने बनाए होंगे। माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू में जितने सेल्स है सभी सेल ने माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाया होगा, सारे माइक्रोस्पोर टेट्राड पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट हुए होंगे। सही बात। अब ये जो पॉलन ग्रेन है जब ये मैच्योर हो जाता है तो ये क्या हो जाता है ना, इसके जो लेयर्स है, मैंने आपको 3 लेयर के बारे में बताया था, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर। इनका 2 काम था। क्या? पहला प्रोटेक्शन का जब एंथर छोटा होता है, और दूसरा रिलीज ऑफ पॉलन का। कब? जब एंथर मैच्योर हो जाता है। ये मेरा छोटा एंथर, ये मेरा कौन सा एंथर है? मैच्योर्ड एंथर। आई बात समझ? अब प्रोटेक्शन का काम तो इन तीनों ने कर लिया। अब जब मैच्योर एंथर हो गया तो इनका काम क्या था? तीनों लेयर का काम क्या था कि वो एंथर को ऐसे बीच से, यहां से बीच से एक लाइन, यानी कि बेसिकली हम उसके लिए एक टर्म यूज करते हैं जिसका नाम है डायहाइसेंस, डायहाइसेंस ऑफ एंथर। यानी एंथर जो है वो स्प्लिट हो जाता है और अंदर के पॉलन ग्रेन्स क्या हो जाते हैं? रिलीज हो जाते हैं, यानी कि ऐसे हवा में निकलने लगते हैं आपके क्या? पॉलन ग्रेन। ठीक है। आपका जब एंथर छोटा था तब तीनों लेयर ने प्रोटेक्ट करने का काम किया। किसको? स्पोरोजिनस टिश्यूज को, क्योंकि स्पोरोजिनस टिश्यूज ये सारे काम कर रहे थे। जब माइक्रोस्पोर टेट्राड बन गया, माइक्रोस्पोर टेट्राड से जब पॉलन ग्रेन बन गया, तो तीनों लेयर ने सोचा ठीक है भाई, प्रोटेक्शन का काम बहुत हो गया है, अब हम क्या करते हैं? रिलीज ऑफ एंथर का काम स्टार्ट कर देते हैं, मतलब कि डिहाइसेंस ऑफ एंथर कर देते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ एंथर कर देते हैं। जैसे इस एंथर स्प्लिट हो जाएगा, उसके अंदर के जितने भी थाउजेंड्स ऑफ पोलन ग्रेन है वो क्या हो जाएंगे? रिलीज हो जाएंगे। आई बात समझ? इतनी बात समझ में आई? तो ये था हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हमने माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन देखा, हमने माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन देखा जो हमको एक्चुअली यहाँ पे देखना था। हमने पोलन ग्रेन कैसे बनता है, कैसे रिलीज होता है, ये भी चीज हमने देख ली है बड़े आराम से। अब आई होप आपको ये वाला टॉपिक थोड़ा समझ में आया होगा। थोड़ा हेक्टिक हुआ होगा समझने में, या फिर शायद मेरे समझाने में थोड़ा सा हेक्टिक वाली चीज आई होगी, बट आई होप आपको यहाँ तक की चीजें समझ में आई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगर इस पे कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, आई होप आपको लास्ट स्लाइड समझ में आया होगा। लास्ट स्लाइड में हमने ये चीजें देखी है कि पोलन ग्रेन एक्चुअली बनता कैसे और पोलन ग्रेन रिलीज कैसे होता है, ये चीजें हमने देखी है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखने वाले हैं कि पोलन ग्रेन की क्या खास बातें हैं। अब पोलन ग्रेन जो है ना, उसमें सबसे पहली चीज हमने लिख लेना चाहिए कि जनरली हमको स्फेरिकल देखने मिलते हैं। ठीक है। जनरली आप अगर बहुत सारे पोलन ग्रेन लेके आए तो उसमें काफी सारे पोलन ग्रेन आपको स्फेरिकल शेप के देखने मिलेंगे, यानी कि स्फीयर जैसा देखने के लिए मिलेगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर फ्लावर में हर एक पोलन ग्रेन आपको स्फेरिकली देखने के लिए मिले, काफी सारे अलग अलग शेप्स के भी देखने के लिए आपको मिल सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे आपको इनके डायमीटर का ध्यान रखना है। तो डायमीटर इनका होता है 25 से 50 माइक्रोमीटर। क्या होता है इनका? डायमीटर। ठीक है। पोलन ग्रेन जो है आपके, उनका एक रेंज दी हुई है डायमीटर की। वो रेंज क्या है? 25 टू 50 माइक्रोमीटर तक उनका डायमीटर जा सकता है। उसके बाद हम यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम से आपको समझना काफी इजी रहता है। ये मैंने बना लिया है एक पोलन ग्रेन, जिसमें मैं बनाऊंगी 2 लेयर। ठीक है। क्या बनाऊंगी भाई? मैं 2 लेयर बनाने वाली हूँ ना। देखिए, सबसे बाहरी जो लेयर है वो है एक्साइन। ठीक है। उसके अंदर की जो लेयर है वो है इंटाइन। ठीक है। एक्साइन है ना, एग्जिट, बाहर की चीज। इंटाइन है ना, अंदर वाली चीज। तो उसको, अंदर वाली लेयर को क्या बोलते हैं हम लोग? इंटाइन। बाहर वाली लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्साइन। इसके अंदर की जो ये वाली लेयर देख रहे हो ना, ये हमको बहुत पहले से पता है कि हर एक सेल के आजू बाजू एक साइटोप्लाज्मिक लेयर होती है, जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके बारे में हम लोग ज्यादा खास बातें करने नहीं वाले, हम इन चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। इसके अंदर 2 सेल्स होते हैं आपके, 2 सेल्स होते हैं। ठीक है। और ये बाहर का ही हम बना देते हैं। ठीक है। ये है मेरा पूरा स्ट्रक्चर किसका? एक आपके पोलन ग्रेन का। अब एक्साइन की क्या खास बात है? कि मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेन।
अब देखो भाई, स्पोरोपोलिनिन जो है ना, वो अभी तक का एक ऐसा ऑर्गेनिक मटेरियल है जिसको मतलब जो काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर, काफी ज्यादा एसिडिटी और काफी ज्यादा अल्कलाइन कंडीशन को भी सरवाइव कर सकता है। ऐसा कोई एंजाइम नहीं है जो स्पोरोपोलिनिन को क्या कर सके, डिग्रेड कर सके। तो ये क्या है, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या है भाई ये, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्यों? क्योंकि पहली चीज, विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिडिटी एंड अल्कलाइन कंडीशन, ठीक है। ये सारी चीजें आपका क्या, आपका जो एग्जाइन है, एग्जाइन में जो स्पोरोपोलिनिन वाली लेयर है, स्पोरोपोलिनिन से आपका एग्जाइन बना हुआ रहता है। स्पोरोपोलिनिन क्या है, एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि काफी ज्यादा रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है किसी भी चीज को। क्यों? क्योंकि ये हाई टेम्परेचर को सर्वाइव कर सकता है, हाई एसिडिटी वाली कंडीशन को सर्वाइव कर सकता है, हाई अल्कलाइन कंडीशन को सर्वाइव कर सकता है। साथ ही साथ नो एंजाइम कैन डिग्रेड स्पोरोपोलिनिन, ठीक है। कोई ऐसा एंजाइम नहीं है जो आपके स्पोरोपोलिनिन को क्या कर सके, डिग्रेड कर सके। इस वजह से जो आपका पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन जो है, क्योंकि इसकी सबसे आउटर लेयर एग्जाइन है, तो अंदर वाली लेयर को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, अंदर वाली चीजों को कोई हाथ नहीं लगा सकता। इसीलिए आपका जो पोलन ग्रेन है, इसको हम लोग काफी अच्छे से वेल प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों रीजन के लिए, because of this, pollen grain can be well preserved, ठीक है। मान लीजिए मैं आपके आजू बाजू एक ऐसी दीवार लगा दूं जिसको कोई छेद कर अंदर नहीं आ सकता, जिसको कोई तोड़ कर अंदर नहीं आ सकता, तो क्या आप जन्मांतर तक सुरक्षित रहेंगे उस दीवार के अंदर? बिल्कुल। साथ ही साथ वैसे ही यहाँ पे भी क्या होता है, आपके जो स्पोरोपोलिनिन होता है ना, वो एक ऐसी लेयर है जो जिसको तोड़ के कोई भी अंदर नहीं आ सकता, जिसको तोड़ के कोई भी अंदर वाली चीजों को हाथ नहीं लगा सकता। इसीलिए पोलन ग्रेन को हम लोग कई सालों तक आराम से प्रिजर्व करके रख सकते हैं एज अ फॉसिल, ठीक है। एज अ फॉसिल हम लोग प्रिजर्व करके रख सकते हैं किसको, हमारे पोलन ग्रेन को। ये हो गई हमारी एग्जाइन की बात। चलिए आते हैं एंटाइन पे। एंटाइन पे ज्यादा हमने कुछ देखना नहीं है। इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। सेल्यूलोज एंड पेक्टिन की बनी हुई होती है कौन, हमारी आपकी एंटाइन। इसके बाद अगर आप देखें तो एंटाइन जो है ना, वो एक कंप्लीट लेयर है। इसका मतलब क्या कि एग्जाइन इनकम्प्लीट लेयर है? यस, एग्जाइन जो है ये कहीं कहीं पर प्रेजेंट नहीं होता है, और जहां पे एग्जाइन प्रेजेंट नहीं होता उसको हम लोग बोलते हैं जर्म पोर। क्या बोलते हैं भाई? जर्म पोर। क्यों बोलते हैं? क्योंकि स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट। एग्जाइन के जिस जगह पे स्पोरोपोलिनिन प्रेजेंट नहीं होता यानी कि एब्सेंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं जर्म पोर। जर्म पोर का काम क्या है? फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब, यानी कि ठीक है, ये पोलन ट्यूब के बारे में तो हम आगे पढ़ने वाले, इसको यहाँ पे लाके और हेक्टिक चीजें नहीं करते हैं ना। इसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ज्यादा चीजें ध्यान में रखनी है नहीं। यहाँ देखिए, ये है आपका जेनरेटिव सेल। पोलन ग्रेन के अंदर आपके दो सेल प्रेजेंट होते हैं, एक होता है आपका वेजिटेटिव सेल और दूसरा होता है आपका जेनरेटिव सेल। जेनरेटिव सेल जो है वो एक्चुअल मेल गैमेट होता है, ठीक है। जेनरेटिव सेल क्या होता है? आपका एक्चुअल मेल गैमेट होता है आपके पोलन ग्रेन में। हमने क्या बोला था? पोलन ग्रेन जो है वो मेल गैमेटोफाइट है, ठीक है। उसके अंदर जो जेनरेटिव सेल है वो है मेल गैमेट। तो अब आई होप आपको मतलब समझ में आ गया होगा, अंतर समझ में होगा। मेल गैमेटोफाइट वो चीज
एक ऐसा घर, एक ऐसा रूम जिसके अंदर गैमेट प्रेजेंट हो, ठीक है। तो गैमेटोफाइट यानी एक ऐसा रूम जिसके अंदर गैमेट प्रेजेंट हो, और गैमेट यानी क्या चीज, जो आगे जाके दूसरे गैमेट के साथ फ्यूज होके आगे जाके एक ऑर्गेनिज्म पूरा का पूरा बनाने वाला है। तो ये हम लोग क्या बोल सकते हैं, मेल गैमेट, ठीक है। इसकी कुछ खास बातें, पहला तो ये लिख लेते हैं कि ये क्या है, हमारे स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं कंपेयर टू हमारे वेजिटेटिव सेल। स्मॉल होने के साथ साथ इनके पास होता है एक डेंस साइटोप्लाज्म, ठीक है। इनका जो ये कैसे होते हैं, स्पिंडल शेप होते हैं। इनका शेप कैसा होता है, स्पिंडल शेप होता है, और इनके पास एक न्यूक्लियस होता है, ये हमने ऑलरेडी बता दिया। एक और चीज कि ये फ्लोट करते हैं इन साइटोप्लाज्म ऑफ जेनरेटिव सेल, यानी कि ये जो पूरा आप देख रहे हैं ना, ये है आपका जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल में ये छोटी सी चीज, सॉरी, ये जो आप पूरा देख रहे हैं ये है आपका वेजिटेटिव सेल। इस वेजिटेटिव सेल में ये जो आप छोटी सी चीज देख रहे हो ये है आपका जनरेटिव सेल। ये जनरेटिव सेल क्योंकि वेजिटेटिव सेल के कंपैरिजन में छोटा है, तो ये वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में आराम से फ्लोट कर सकता है। एक बात समझ, इनका शेप कैसा होता है, इनका शेप होता है स्पिंडल शेप। ये वेजिटेटिव सेल के कंपैरिजन में छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं। साथ ही साथ इनके पास होता है एक काफी डेंस साइटोप्लाज्म। इतनी बात समझ में आई। अब हम लोग आते हैं जरा वेजिटेटिव सेल पे, इनको जरा मैं अलग लिख लेती हूँ, यहाँ पे समझ में ही नहीं आ रहा है, ठीक है। वेजिटेटिव सेल, अब अगर हम वेजिटेटिव सेल की बात करें तो सबसे पहले तो ये लार्ज होते हैं कंपेयर टू जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल जो होते हैं कंपेयर टू जनरेटिव सेल लार्ज होते हैं, ठीक है। इनके पास क्या होता है भाई, इनके पास होता है एक इर्रेगुलर न्यूक्लियस, यानी कि इनका जो न्यूक्लियस होता है इसका शेप कैसा होता है, काफी इर्रेगुलर शेप होता है। इसके पास अबंडेंट फूड मटेरियल होता है, ठीक है। इसके पास क्या होता है भाई, अबंडेंट फूड मटेरियल होता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो जनरेटिव सेल है इसको काफी सारे नरिशमेंट की जरूरत पड़ती है, काफी सारे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है, जिसको प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, हमारा जनरेटिव सेल उस चीज को प्रोवाइड करने का काम करता है। आई होप आपको यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो ये लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको लास्ट स्लाइड समझ में आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जिसपे हम लोग एक बहुत ही बेसिक चीजें पढ़ने वाले हैं पोलन ग्रेन के बारे में। तो ये अगेन पोलन ग्रेन के अंदर ही ये वाला टॉपिक आप पढ़ोगे, ठीक है। अब हमने देख लिया कि पोलन ग्रेन कैसे कैसे रिलीज होता है, क्या क्या उसका स्ट्रक्चर होता है, एक्साइन एंटाइन, सारी चीजें हमने देखी है, राइट। अब हम देखेंगे कि पोलन ग्रेन जो है वो कौन सा कितने सेल स्टेज में रिलीज हो जाता है। यानी बेसिकली मैं क्या बोलना चाहती हूँ, पहली चीज यहाँ मैं लिख लेती हूँ, इन more than 60% of एंजियोस्पर्म यानी कि फ्रूट बेरिंग आपके जो फ्लावर होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स। तो आपके जो एंजियोस्पर्म्स है उनमें मोर देन 60% जो स्पीशीज है इनके जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन्स आर शेड at 2-celled stage। अब इससे मेरा क्या मतलब है, जरा आराम से समझिए। यहाँ पे हमने देखा कि पोलन ग्रेन जो है, पोलन ग्रेन के पास दो लेयर्स होती है ना। कौन सी होती है भाई, दो लेयर होती है। एक को हम लोग बोलते हैं एक्साइन, एक को हम लोग बोलते हैं इंटाइन। इसमें आप ऐसे ऐसे वाले स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। मैंने बनाया नहीं है क्योंकि लास्ट स्लाइड में हमने बनाया था, तो यहाँ मुझे उतनी नेसेसिटी लगी नहीं, लेकिन आई गेस मुझे बना लेना चाहिए। तो ये है मेरा एक्साइन वाला लेयर, और उसके अंदर है मेरा इंटाइन वाला लेयर, उसके अंदर है मेरा क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन भी आप जिसको बोलते हैं। अब इसके अंदर हमने देखा था कि दो टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, है ना। ये मेरा, अगर मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाऊं, इसको अगर मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाऊं तो इसके अंदर मेरा एक जनरेटिव सेल होगा, एक मेरा वेजिटेटिव सेल होगा। यानी एक आपके पोलन ग्रेन के अंदर कितने सेल है, दो सेल है। यानी कि बहुत सारे आपके मोर देन 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स ऐसे हैं जिनमें आपके जो पोलन ग्रेन है वो 2 सेल स्टेज, यानी कि एक जनरेटिव और एक वेजिटेटिव, 2 सेल स्टेज पे आपका क्या हो जाता है, पोलन रिलीज हो जाता है। लेकिन दूसरा पॉइंट लिखते हैं, इन rest of the species
जो बाकी बची हुई जितनी स्पीशीज है उनमें pollen shed at 3-celled stage। अब इससे मेरा क्या मतलब है, जरा इसको भी बड़े आराम से समझते हैं। फिर से एक बनाती हूं मैं, क्या, पॉलिन ग्रेन। ये मैंने बना ली एक्साइन, इसके अंदर मैं बनाऊंगी इंटाइन, उसके अंदर मैं बनाऊंगी सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके अंदर मैं बनाऊंगी क्या, एक वेजिटेटिव सेल, और उसके अंदर है एक जनरेटिव सेल। अब ये जो जनरेटिव सेल है ना, कई सारे जो रेस्ट ऑफ द स्पीशीज है अपार्ट फ्रॉम दीज, इनको छोड़ के जितनी भी स्पीशीज बच रही है प्लांट की जो अपने पोलन ग्रेन को रिलीज कराती है, वो क्या करती है, इनका जो ये जनरेटिव सेल होता है ना, ये माइटोटिक डिवीजन कर लेता है, माइटोटिक डिवीजन कर लेता है और बना देता है एक ऐसा पॉलन ग्रेन जिसमें अब कितने सेल्स है भाई, अब है इसके अंदर 3 सेल्स। आई बात समझ आपको? ये है आपके 2 मेल गैमेट्स, ये है आपके 2 मेल गैमेट्स, ये है आपका वेजिटेटिव सेल। ठीक है, आपके कौन से वाले सेल ने आपका माइटोटिक डिवीजन किया, आपके जनरेटिव सेल ने। जनरेटिव सेल ने माइटोटिक डिवीजन किया, क्या बना लिया, आपके 2 मेल गैमेट। अब देखिए हमने पढ़ा है, हमने कहीं ना कहीं तो आपने सुना होगा 10th में कि डबल फर्टिलाइजेशन होता है। पहला जो मेल गैमेट है वो एग के साथ फर्टिलाइज होकर जाइगोट बनाता है, सेकेंड जो एग है वो आपका एंडोस्पर्म के साथ फर्टिलाइज होकर सेकेंडरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बनाता है। अगर ये सारी चीजें नहीं पता है तो ठीक है, मैं ना ये वाला टॉपिक जो है वो आगे आते वक्त आपको डिस्कस करूंगी, वरना आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा समझने में। ठीक है, ये 2 पॉइंट आई होप आपको समझ में आ चुके होंगे। तीसरा पॉइंट जो आपको यहाँ पे नोट करना है कि सम pollen grains of a particular species cause allergy and bronchial afflictions। ठीक है, अफ्लिक्शंस। ठीक है, आपके कुछ जो पॉलन ग्रेन्स है, कुछ स्पीशीज के पॉलन ग्रेन जो है वो आपके एलर्जी, बहुत ज्यादा एलर्जी और बहुत ज्यादा ब्रोंकियल अफ्लिक्शंस भी कॉज कर सकते हैं, जिसकी वजह से अस्थमा जैसी बीमारियां भी आपको एक पर्सन को फेस करने मिल सकती है। जिसकी वजह से कैसी डिजीजेस हो सकती है, डिजीजेस लाइक क्रॉनिक डिसऑर्डर, आस्मा। देखिए हम लोग इसको पढ़ते हैं अस्थमा, लेकिन लोग बोलते हैं कि इसको एजमा पढ़ना चाहिए, तो अब सब लोग इसको क्या पढ़ेंगे, एजमा। तो ऐसी कुछ बीमारियां एक्सेट्रा बीमारियां हो सकती है। ऐसे कुछ स्पीशीज का चलिए नाम भी देख लेते हैं। तो आपने पढ़ा होगा पार्थेनियम नाम की एक चीज होती है, पार्थेनियम नाम की एक स्पीशीज होती है। एक कैरेट ग्रास नाम की एक स्पीशीज होती है प्लांट की, जिनकी वजह से ये सारी हमको प्रॉब्लम्स, ये सारे डिसऑर्डर्स हमको हो सकते हैं। अब ये दोनों क्या है, अगर कोई बच्चा यहाँ पे हिस्ट्री, जिसका अगर किसी बच्चे को हिस्ट्री में इंटरेस्ट होगा तो उसने पढ़ा होगा कि जब हम लोग वीट को अपने इंपोर्ट करा रहे थे इंडिया में, तो वीट के साथ साथ ये दोनों भी हमारे इम्पोस्टर्स आ गए थे हमारे इंडिया में, जिसकी वजह से हमको ये सारी बीमारियां फेस करने के लिए दिखी थी। ठीक है, तो आपके पार्थेनियम और कैरेट ग्रास ऐसे स्पीशीज है जिनके पॉलन ग्रेन आपको क्रॉनिक डिसऑर्डर्स दे सकते हैं ड्यू टू एलर्जी एंड ब्रोंकियल अफ्लिक्शंस। ठीक है, आप आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होगी। कुछ चीजें और लिख लेते हैं कि पॉलन ग्रेन्स में पहली चीज आप लिखो रियली, या फिर आप बोल सकते हो वेरी न्यूट्रिशियस। ठीक है, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं, इतने सारे होते हैं कि अब तो वेस्टर्न कंट्रीज में एक फैशन बन चुका है कि इसको मेडिसिन और सिरप्स के रूप में लोग कंज्यूम करना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके कंजम्पशन से जो एथलीट्स है उनकी परफॉर्मेंस और जो रेस हॉर्सेस है उनकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। दूसरी, इंक्रीज्ड परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स and race horses।
ठीक है। एथलीट्स और रेस हॉर्सेस जो है इनकी परफॉर्मेंस काफी इंक्रीज हो जाती है आपके पोलन ग्रेन के कंजम्पशन की वजह से। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं, न्यूट्रिशियस होते हैं। और इंसान भी पीछे नहीं है, नॉर्मल इंसान जो है वेस्टर्न कंट्रीज में, उन लोगों ने भी मेडिसिन और सिरप्स के रूप में आपके पोलन ग्रेन को कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया है। अब इसके बाद मुझे और भी कुछ चीजें दिखानी, जैसे कि पोलन ग्रेन की वाइबिलिटी कितनी तक की होती है, कौन कौन से ऐसी स्पीशीज है जिनके पोलन ग्रेन बहुत बहुत साल तक हम लोग प्रिजर्व करके रख सकते हैं। सारी चीजें मैं लिखाऊंगी, इसको जरा आप लिख लीजिए। ठीक है, इस स्लाइड में आपको जो है सिर्फ याद रखने वाली चीजें मैंने यहाँ पे लिख रखी है ताकि आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। सबसे पहली चीज हम लोग पढ़ेंगे वाइबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन के बारे में। वाइबिलिटी इज नथिंग बट द पोटेंशियलिटी ऑफ पोलन ग्रेन। तो अगर हम राइस और व्हीट की बात करें तो इसका पोलन ग्रेन जो है वो रिलीज के बाद 30 मिनट तक वाइबल रहता है, उसके बाद इसकी वाइबिलिटी जो होती है वो लूज हो जाती है। उसके बाद हम 3 फैमिलीज के बारे में बात करेंगे, रोजेसी, लेगुमिनेसी एंड सोलेनेसी। ये 3 फैमिलीज है जिनकी अगर मैं पोलन ग्रेन की बात करूं तो वो रिलीज के बाद कुछ मंथ्स तक वाइबल रह सकते हैं, उनका पोटेंशियल रहता है कुछ मंथ तक, और उसके बाद वो अपनी वाइबिलिटी क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं। उसके बाद जो है हम पोलन ग्रेन को कुछ स्पीशीज के पोलन ग्रेन को, कुछ नहीं एक्चुअली बहुत ज्यादा काफी सारे स्पीशीज के पोलन ग्रेन्स को हम लोग प्रिजर्व करके स्टोर करके रख सकते हैं इन द पोलन बैंक। लेकिन उसके लिए हमको एक चीज मेंटेन करना जरूरी है कि हमको लिक्विड नाइट्रोजन को -196 डिग्री सेल्सियस पे रखना पड़ेगा। इस टेम्परेचर अगर हम देंगे, ये पर्टिकुलर टेम्परेचर देंगे किसी लिक्विड नाइट्रोजन को, और उसमें अगर हम अपना पोलन ग्रेन स्टोर करना चाहे तो हम उसको काफी साल तक स्टोर करके आराम से रख सकते हैं। तो ये चीज आपको बस याद करने वाली है, इसको लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, आई होप आपको लास्ट स्लाइड समझ में आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं पिस्टल, मेगास्पोरेंजिया और एम्ब्रियोसैक के बारे में। सबसे पहले मैं यहाँ पे फिर से एक डायग्राम बनाना चाहती हूँ हमारे फ्लावर की। बहुत जल्दी डायग्राम बना के हो जाएगा, यहाँ से नहीं बनाना चाहिए मुझे। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पे क्या क्या चीजें बनाई है ना। ठीक है, अब मैं क्या कहती हूँ, एक चीज जरा बड़े आराम से सुनिएगा। मैं चाहती हूँ कि आप समझे कि कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम क्या होते हैं। देखिए, कैलिक्स यानी कि अगर मैं आपके सामने एक हिबिस्कस का फ्लावर लाऊं तो उसके पेटल्स के नीचे आप जो ग्रीन ग्रीन कलर की लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिसको आप देखते हैं ना, उसके पूरे ग्रुप को, यानी कि जो आप ग्रीन स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, क्या होता है, ग्रीन स्ट्रक्चर होता है। इसके ऊपर जो हमारे पेटल्स होते हैं कलरफुल होते हैं। तो ये ग्रीन स्ट्रक्चर जितने भी होंगे फ्लावर में, उनके पूरे ग्रुप को, उनके पूरे वॉल को हम लोग क्या बोलेंगे, कैलिक्स बोलेंगे, सेपल। ठीक है, जैसे इस कलरफुल स्ट्रक्चर को हम लोग पेटल बोलते हैं, वैसे ही उसके नीचे वाले इस ग्रीन स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, सेपल। तो ग्रुप ऑफ सेपल या फिर वॉल ऑफ सेपल इन अ फ्लावर को हम लोग क्या कहते हैं, कैलिक्स। कोरोला के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, वॉल ऑफ पेटल्स। ठीक है, एंड्रोशियम के लिए हम लोग बोलेंगे वॉल ऑफ स्टेमन, और गाइनोशियम के लिए हम लोग बोलेंगे वॉल ऑफ पिस्टल। ठीक है, वॉल ऑफ पिस्टल। अब या फिर आप कार्पल भी बोल सकते हैं, कार्पल भी लिख देती हूँ यहाँ पे मैं, कार्पल। ठीक है, तो आप कह सकते हैं वॉल ऑफ पिस्टल या फिर वॉल ऑफ कार्पल को आप लोग क्या कह सकते हैं, गाइनोशियम। अब पिस्टल और कार्पल क्या है, ये हमने बहुत पहले ही लेक्चर में हमने समझ लिया है कि ये जो पूरा हमारा स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं पिस्टल या फिर आप कार्पल भी बोल सकते हैं। अब इस पिस्टल या कार्पल में मैंने आपको बताया कि 3 स्ट्रक्चर होते हैं। अगर मैं पिस्टल की बात करूं तो 3 स्ट्रक्चर होते हैं हमारे। कौन कौन से? सबसे पहला ये जो ऊपर वाला बेस लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टिग्मा। क्या कहते हैं भाई, स्टिग्मा। उसके बाद ये जो स्लेंडर नेक लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टाइल। और उसके बाद ये जो बल्ब स्ट्रक्चर है आखिरी में, इसको हम लोग बोलते हैं ओवरी। ओवरी। ठीक है, तो आपका जो फ्लावर है, आपके फ्लावर में एक ही पिस्टल प्रेजेंट हो सकता है या फिर एक से ज्यादा भी पिस्टल प्रेजेंट हो सकता है, यानी कि 2 कंडीशंस बनती है। गाइनोशियम की 2 कंडीशन बनती है, ओनली 1 पिस्टल, ठीक है, या फिर एक से ज्यादा पिस्टल, मोर देन 1 पिस्टल। ठीक है, अगर आपके फ्लावर में सिर्फ एक ही पिस्टल प्रेजेंट है तो वैसे गाइनोशियम को हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोकार्पेलरी। और अगर एक से ज्यादा पिस्टल प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे मल्टी कार्पेलरी।
क्या बोल सकते भाई, मल्टी कार्पेलरी भी बोला जा सकता है। समझ में आई, इतनी बात आपको समझ में आई। अब यहाँ पे जो गाइनोशियम है आपका वो और टू पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है। इसका डिवीजन क्यों हमने किया, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पिस्टल। ठीक है, नंबर ऑफ पिस्टल यानी एक या एक से ज्यादा पिस्टल होने की वजह से हमने गाइनोशियम को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया। पहले हमारे मोनोकार्पेलरी और दूसरे हमारे मल्टीकार्पेलरी। मोनोकार्पेलरी यानी जिनमें सिर्फ एक ही पिस्टल प्रेजेंट हो, मल्टीकार्पेलरी यानी कि जिनमें एक से ज्यादा पिस्टल आपके प्रेजेंट हो सकते हैं। उसके बाद गाइनोशियम को ऑन द बेसिस ऑफ फ्री एंड फ्यूज्ड पिस्टल हम लोग और दो टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहले हमारे सिनकार्पस और दूसरे हमारे एपोकार्पस। ठीक, एपोकार्पस। ठीक है, सिनकार्पस आप तब बोल सकते हैं जब आपके फ्लावर के जो आपके पिस्टल है उनको आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे, मतलब वो एक दूसरे के साथ क्या हो चुके हैं, फ्यूज हो चुके हैं, यानी कि फ्यूज्ड पिस्टल। ठीक है, और आप फ्री अपोकार्पस तब बोल सकते हैं जब आपके फ्लावर के जितने भी आपको पिस्टल देखने के लिए मिले सारे पिस्टल क्या है आपके फ्री है, मतलब आप उनको काउंट कर सकते हैं, हाँ भाई कि ये पहला पिस्टल, दूसरा पिस्टल, तीसरा, तो जितने भी फ्री पिस्टल होंगे अगर किसी फ्लावर में तो उसको हम लोग बोलेंगे कैसा है, गाइनोशियम अपोकार्पस है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसके बारे में मैंने आपको कई बार जानकारी दे दी है, पर क्योंकि हमारा फिर से यहाँ पे टॉपिक आया है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी का, तो मैं यहाँ पे फिर से आपको कुछ चीजें बता देती हूँ। कुछ चीजें क्या आपको ऑलरेडी जो चीजें पता है वो मैं एक और बार यहाँ पे लिख रही हूँ। स्टिग्मा क्या है, एक फ्लैट स्ट्रक्चर है, फ्लैट स्ट्रक्चर है। साथ ही साथ एक चीज आपको और याद रखनी है कि ये स्टिग्मा एक्ट्स एज लैंडिंग ऑफ पॉलन ग्रेन। ठीक है, आपका जो पॉलन ग्रेन है जो आपका मेल गैमेटोफाइट की तरह एक्ट कर रहा है, जिसके अंदर आपका मेल गैमेट है जिसको हम लोग जनरेटिव सेल बोल रहे हैं, वो जो पॉलन ग्रेन है वो आपके स्टिग्मा पे आकर गिरता है, यानी कि जो आपका स्टिग्मा है वो एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म एक्ट करता है। लैंडिंग प्लेटफॉर्म लिखना चाहिए। ठीक है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म आपका कौन एक्ट करता है, स्टिग्मा। उसके बाद अगर हम स्टाइल की बात करें तो ये लॉन्ग नेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्लेंडरोसा, ये मैं यहाँ पे नहीं लिख रही क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है। ओवरी जो होता है वो नीचे का बल्ज पार्ट होता है, इसके अंदर एक ओवेरियन कैविटी होती है। ओवेरियन कैविटी होती है, जिस ओवेरियन कैविटी के अंदर आपका प्रेजेंट होता है प्लासेंटा प्लस ओव्यूल। अब ये क्या चीजें हैं, ये चीजें मैं आपको आगे वाली स्लाइड में बताने वाली हूँ। यहाँ पे अगर थोड़ा मेसअप होगी ये चीजें तो भी आप बिल्कुल भी परेशानी में मत रहिए, मैं आपको फिर से ये चीजें लिखाऊंगी, ये चीजें लिख लीजिए। चलिए, आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आज का लेक्चर यूजुअल लेक्चर से थोड़ा सा लंबा था, 40 मिनट्स के करीब का लेक्चर है, एंड आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। यदि कोई चीज समझ नहीं आई है तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं और मैं उसका एक अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी इन दिस लेक्चर। आई सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, व्हिच इज लेक्चर 3 ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। थैंक यू।